कहानी की शुरुआत में हम एक मछुआरे को देखते हैं जिसका नाम सोलोमन होता है। सोलोमन की एक छोटी सी फैमिली होती है जिसमें उसकी पत्नी, दो छोटे बच्चे और एक बड़ा बेटा होता है। सोलोमन अपने बड़े बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन वह बहुत गरीब होता है। एक दिन सोलोमन अपने बड़े बेटे के साथ कहीं जा रहा होता है। दोनों आपस में हल्का फुल्का मजाक कर रहे होते हैं और कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल सामान्य लगता है। तभी अचानक सोलोमन को पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह रुककर पीछे देखता है तो उसकी आंखों के सामने डरावना दृश्य होता है। एक आतंकवादी समूह तेज रफ्तार गाड़ी में उनकी तरफ आ रहा होता है। ये देखते ही सोलोमन घबरा जाता है। वह तुरंत अपने बड़े बेटे का हाथ पकड़ लेता है और दोनों उनसे बचने के लिए भागने लगते हैं। रास्ते में सोलोमन अपने बेटे से कहता है कि वह चुपचाप वहीं छिपा रहे और कहीं आवाज न करे। इसके बाद सोलोमन अकेला अपने घर की तरफ भागता है ताकि अपनी पत्नी और छोटे बच्चों को बचा सके। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी और बच्चों को घर के पीछे वाली जगह से बाहर निकाल देता है और उन्हें सुरक्षित दिशा में भेज देता है। उन्हें बचाने के बाद सोलोमन खुद भी वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आतंकवादी उसे पकड़ लेते हैं। उसके साथ गांव के और भी कई लोगों को पकड़ लिया जाता है। उस समूह में कुछ बच्चे भी होते हैं जिन्हें जबरदस्ती आतंकवादी बना दिया गया होता है और उनके मन में सरकार के लिए नफरत भरी होती है। आतंकवादी समूह का नेता लोगों को डराने के लिए सख्त सजा देने लगता है ताकि कोई भी उनके खिलाफ न जा सके। जब सोलोमन की बारी आती है तो वह उसे ध्यान से देखता है। सोलोमन की मजबूती और मेहनती शरीर को देखकर वह उसे मारने के बजाय जिंदा रखता है। वह आदेश देता है कि सोलोमन को नदी के इलाके में भेज दिया जाए जहां उससे कच्चे हीरे ढूंढवाए जाए। लोग सोलोमन को जीप में बिठाकर एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां ढेर सारे मजदूर एक नदी में कच्चे हीरे ढूंढ रहे थे। ये लोग इन मजदूरों पर बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं और सोलोमन को भी इनके साथ हीरे ढूंढने के काम पर लगाया जाता है। दरअसल ये आतंकी ग्रुप इन कच्चे हीरों का बिजनेस करते हैं। इन कच्चे हीरों के बदले यह लोग हथियार खरीदते हैं ताकि इनकी आर्मी मजबूत रहे और सरकार के साथ लड़ सके। यहाँ गांव से पकड़े गए मजदूर लोग नदी में कच्चे हीरे ढूंढने के काम पर लगे होते हैं और आतंकी ग्रुप के लोग इन पर बंदूक तानकर खड़े होते हैं ताकि ये लोग हीरे चोरी ना कर सकें। खदान में काम करते हुए सोलोमन देखता है कि एक मजदूर मिट्टी के बीच कुछ चमकता हुआ छुपाने की कोशिश करता है। वो समझ जाता है कि उसे हीरा मिला है। मजदूर डर और लालच में उसे चुपचाप अपने पास रख लेता है और किसी को कुछ नहीं बताता। लेकिन ज्यादा देर तक ये बात छुपी नहीं रहती। विद्रोहियों को शक हो जाता है और मजदूर की तलाशी ली जाती है। जैसे ही उसके पास से हीरा निकलता है, बिना किसी सवाल के उसे सबके सामने बेरहमी से मार दिया जाता है। ये सीन सोलोमन के दिमाग में बैठ जाता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि यहाँ हीरा मिलना मौत के बराबर है। इसी डर के बीच सोलोमन अपने हाथ से मिट्टी हटाता है और उसे अपना हीरा फिर से महसूस होता है। वो किसी को बताने की गलती नहीं करता। मौका देखकर वो हीरे को अपनी हथेली से निकालकर धीरे से अपने पैर के पास की मिट्टी में दबा देता है, जहां कोई देख न सके। सोलोमन जानता है कि सही समय आने तक ये हीरा वहीं सुरक्षित रहना चाहिए। ये उसकी यहाँ सीन कट होता है और हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर डैनी को देखते हैं, जो एक स्मगलर है। हेलीकॉप्टर में इन आतंकवादियों के ग्रुप के पास आता है। वह इन लोगों से कैप्टन जीरो के बारे में पूछता है और ये लोग डैनी पर बंदूक तानकर उसे कैप्टन जीरो के पास लेकर आते हैं। ग्रुप का कैप्टन डैनी को कुछ हीरे देता है और बदले में उससे बंदूकें मांगता है। डैनी कहता है, ठीक है, तुम्हें बंदूकें मिल जाएंगी। दरअसल डैनी एक स्मगलर है जो इन लोगों को हीरे के बदले बंदूकें देता है। डैनी इन हीरों की स्मगलिंग कई सालों से कर रहा है और वह इस काम में काफी प्रोफेशनल होता है। वह हर बार पुलिस को चकमा देकर बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। इस बार वह कुछ बकरियों को लेता है।
और इन बकरियों में से एक बकरी की खाल में उन हीरों को छुपा देता है। बॉर्डर क्रॉस करते वक्त पुलिस उसे पकड़ लेती है। डैनी को लग रहा था कि हमेशा की तरह आज भी वह यहां से पुलिस को चकमा देकर निकल जाएगा, लेकिन आज उसकी किस्मत साथ नहीं देती। पुलिस उन बकरियों की तलाशी लेती है और उन बकरियों की तलाशी लेते हुए उन्हें हीरे मिल जाते हैं और डैनी पकड़ा जाता है, जिसके बाद डैनी को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं हमें कच्चे हीरों की खान दिखाई जाती है, जहां सभी मजदूर हीरे ढूंढने में लगे होते हैं और सोलोमन भी हीरे ढूंढने में लगा रहता है। तभी उसके हाथ एक बहुत बड़ा हीरा लग जाता है। उस हीरे को देखकर सोलोमन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वह हीरा साइज में काफी बड़ा होता है। मौके का फायदा उठाते हुए सोलोमन इस बड़े हीरे के टुकड़े को अपने पैरों की उंगलियों में छिपा लेता है। अब सोलोमन समझ जाता है कि अगर जल्दी इस हीरे के टुकड़े को छुपा कर नहीं रखा गया तो यह हीरा मेरे पास पकड़ा जाएगा और हीरा चोरी करने के जुर्म में मुझे मार दिया जाएगा। अब सोलोमन चालाकी दिखाते हुए एक आतंकवादी से वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है। वह आतंकवादी सोलोमन को वॉशरूम जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन जैसे ही सोलोमन जाने वाला होता है, तभी ग्रुप का लीडर सोलोमन के पास आता है और सोलोमन की चेकिंग करने लग जाता है। अब सोलोमन को लगता है कि वह पकड़ा जाएगा, लेकिन ग्रुप का लीडर सोलोमन की काफी बारीकी से चेकिंग लेने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सोलोमन ने वो हीरा काफी सेफ जगह में छुपा रखा था। तब गैंग का लीडर भी सोलोमन को जाने देता है और सोलोमन उनसे काफी दूर जाकर झाड़ियों में बैठ जाता है, जहां वह इस हीरे के टुकड़े को निकालकर एक खड्डे में दफनाने ही वाला होता है। तभी पीछे से वही ग्रुप का लीडर आकर सोलोमन पर बंदूक तान देता है और वो कहता है, ये हीरा मुझे दे दो और चालाकी बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम मारे जाओगे। सोलोमन हीरा देने ही वाला होता है। एक दिन अचानक खदान पर सरकारी फौज का हमला हो जाता है। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। विद्रोही भागने लगते हैं और काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच जाती है। सोलोमन भी बाकी लोगों के साथ पकड़ा जाता है। उसे ये मौका नहीं मिलता कि वो अपने छुपाए हुए हीरे तक पहुंच सके। हमले के बाद सोलोमन को विद्रोही नहीं बल्कि सरकार की तरफ से जेल भेज दिया जाता है। वहां उसे दूसरे कैदियों के साथ एक अंधेरी और तंग जेल में रखा जाता है। इसी जेल में डैनी आर्चर भी बंद होता है, जो पहले से ही हीरों की तस्करी के मामले में पकड़ा गया होता है। जेल में बातचीत के दौरान डैनी को पता चलता है कि सोलोमन एक खदान में काम कर चुका है। डैनी धीरे धीरे उससे सवाल करता है और आखिरकार सीधे पूछता है कि क्या उसे कोई बड़ा हीरा मिला था। सोलोमन पहले इनकार करता है, लेकिन डैनी साफ कह देता है कि वो सब जानता है। सोलोमन समझ जाता है कि डैनी लालची है, लेकिन उसके पास बाहर की दुनिया तक पहुंचने का रास्ता भी है। वो साफ कह देता है कि हीरा है, लेकिन वो तभी बताएगा जब उसे अपने बेटे दिया तक पहुंचने का मौका मिलेगा। यहीं से दोनों के बीच एक मजबूरी भरा समझौता शुरू होता है। कुछ दिन बाद डैनी अपनी सजा काटकर जेल से बाहर आता है और वह अपने दोस्त से कहता है कि सोलोमन को भी जेल से निकालना होगा, तभी हमें हीरे के बारे में सच्चाई पता चल पाएगी। सोलोमन को जेल से निकालने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है, इसलिए डैनी कुछ दिनों के लिए एक होटल में रुकता है। वहीं हम देखते हैं कि वह अपने एक नकली दांत से एक हीरा निकालता है और उसे मार्केट में बेच देता है। उस पैसे में से कुछ वह अपने दोस्त को देता है, जिससे सोलोमन को जेल से बाहर निकाला जा सके। इसके बाद डैनी अपने संपर्क की जानकारी सोलोमन को देता है और उससे कहता है कि वह उससे मिलने आए। सोलोमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वह डैनी से कांटेक्ट करने के बजाय अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ डैनी एक बार में जाता है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका नाम मैडी है। डैनी मैडी को देखते ही पसंद करने लगता है, लेकिन बातचीत के दौरान जब डैनी को पता चलता है कि मैडी एक रिपोर्टर है, तो वह उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है। दरअसल रिपोर्टर को पहले से ही पता होता है कि डैनी हीरो का स्मगलर है। अब वह डैनी के पीछे जाकर हीरो की स्मगलिंग के बारे में जानने की कोशिश करती है।
रिपोर्टर डैनी से एक आदमी के बारे में पूछती है जिसका नाम रोलेक्स होता है, लेकिन डैनी उसे रोलेक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता। दरअसल रोलेक्स अमेरिका का सबसे बड़ा हीरो का बिजनेसमैन होता है। दूसरी तरफ हम सोलोमन को देखते हैं जो एक रिफ्यूजी कैंप में जाकर अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां उसे अपनी फैमिली का कोई भी सदस्य नहीं मिलता। वह बाहर लगी लिस्ट को भी देखता है, लेकिन उस लिस्ट में भी उसकी फैमिली का कोई नाम नहीं होता। असल में सोलोमन की फैमिली एक पहाड़ी इलाके में आतंकवादी ग्रुप से छिपी हुई होती है, लेकिन तभी वहां आतंकवादी ग्रुप आ जाता है और वह कई लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, जिनमें सोलोमन का बेटा भी शामिल होता है। यह आतंकवादी ग्रुप उन बच्चों को अपने बेस पर ले जाते हैं, जहां वे उनका ब्रेन वॉश करते हैं। उन्हें बंदूक चलाना और लोगों को मारना सिखाया जाता है। इन बच्चों को नशे के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं ताकि उनसे गलत काम कर। आदमी डेनी को एक पर्ची पकड़ाकर कहता है कि कर्नल ने तुम्हें बुलाया है, जिसके बाद डेनी कर्नल के पास चला जाता है। दरअसल डेनी 19 साल का था, तब से वो कर्नल के पास है। डेनी ने कई सालों तक कर्नल की प्राइवेट आर्मी टीम में ड्यूटी भी की, लेकिन अब डेनी ने प्राइवेट आर्मी की नौकरी छोड़ दी है। कर्नल एक बहुत ही बेरहम इंसान है जो अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, और कर्नल ने डेनी को इसलिए बुलाया था क्योंकि अब कर्नल को भी उस हीरे के टुकड़े के बाद है कि पिछली बार तुम्हारी वजह से मेरा कई हीरों का नुकसान हुआ था, इसलिए अब तुम मुझे वह बड़ा हीरे का टुकड़ा लाकर दोगे। असल में पिछली बार जब डेनी बकरियों के काल में हीरे के टुकड़े छुपाकर बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया था, उन हीरो में कर्नल का भी हिस्सा था। संगीत इसलिए कर्नल डेनी से कहता है कि तुम मेरे कर्जदार हो। दरअसल ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। डेनी कर्नल के लिए काम करता है, कर्नल डेनी को हथियार देता है और डेनी उन हथियारों को आतंकवादी ग्रुप को सप्लाई संगीत करता है। बदले में डेनी उन आतंकवादियों से हीरे लेता है और वो हीरे डेनी कर्नल को देता है। अगले सीन में हम डेनी और सोलमन को देखते हैं। संगीत डेनी सोलमन से कहता है कि वह बड़ा हीरा जो तुम्हारे पास है, उसका आधा मालिक मैं भी हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें जेल से छुड़ाया है। लेकिन सोलमन डेनी को इग्नोर कर देता है और कहता है कि मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। से कहता है डेनी सोलमन, अगर तुम चाहते हो कि तुम दोबारा अपनी फैमिली संगीत से मिलो, तो इस दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूं जो तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवा सकता हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हारे पास जो हीरा है, मुझे उसके बारे में बता दो। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवा दूंगा और ढेर सारे पैसे भी दे दूंगा। अब यह बात सुनकर सोलोमन संगीत सोच में पड़ जाता है कि क्या मुझे इसे उस हीरे के बारे में बताना चाहिए या फिर नहीं। तभी वहां पर आतंकवादी लोग हमला कर संगीत देते हैं। वो लोग गोलियां बरसाने लगते हैं जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। डैनी जो एक सोल्जर रह चुका था, इसीलिए वह सोलोमन को बचाते हुए उस जगह से दूर निकल आता है जहां रेफ्यूजी कैंप संगीत लगी हुई थी। अब वहां पर वह रिपोर्टर भी आ जाती है। डैनी उस रिपोर्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार संगीत हूं। तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं तुम्हें वह सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें सोलमैन की फैमिली को ढूंढने में हमारी मदद करनी होगी संगीत, क्योंकि तुम एक रिपोर्टर हो और तुम्हारे पास सारा डाटा है। रिपोर्टर डैनी की बात। हेलीकॉप्टर से मदी सोलोमन और डैनी एक दूसरे रिफ्यूजी कैंप पहुंचते हैं। वहां सोलोमन अपनी पत्नी और छोटे बच्चों को देख लेता है। उन्हें जिंदा देखकर वह खुश हो जाता है, लेकिन जब वह अपने बड़े बेटे डाया को नहीं देखता तो उसकी पत्नी बताती है कि आतंकवादी उसे जबरदस्ती उठा ले गए थे। यह सुनकर सोलोमन टूट जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। सिक्योरिटी उसे वहां से बाहर निकाल देती है क्योंकि उसका नाम कैंप की लिस्ट में नहीं होता। तीनों वापस हेलीकॉप्टर से लौटते हैं। सोलोमन को अब कोई रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वह डैनी से कहता है कि वह उसे उस बड़े हीरे का पता बताएगा, लेकिन शर्त यह होती है कि डैनी उस पैसे से
डियाया को आजाद कराने में मदद करेगा। डैनी इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद डैनी बताता है कि वह जिस आदमी के लिए काम करता है वह एक कर्नल है जिसके पास हथियारबंद लोग हैं और वही आतंकवादियों से लड़ सकता है। तीनों कर्नल तक पहुंचने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें जंगल से पैदल गुजरना पड़ता है। जंगल में वे रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन वहां के आदिवासी लोगों से मैडी उनकी भाषा में बात करती है और उनकी मदद से वे सुरक्षित रुक पाते हैं। रात में मैडी अपनी परेशानी बताती है कि वह दुनिया को सच्चाई दिखाना चाहती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स का अमीर लोगों पर असर नहीं होता। डैनी उसे बताता है कि हीरो के काले कारोबार के पीछे बड़े लोग शामिल हैं। वह वादा करता है कि अगर उसे वह बड़ा हीरा मिल गया तो वह सबूत देगा। अंत में वह साफ कर देता है कि वह हीरा उसके लिए इस जिंदगी से निकलने का टिकट है। कर्नल के कैंप में पहुंचते ही साफ हो जाता है कि वह पूरी तरह लालच और ताकत से चलता है। डैनी समझ जाता है कि कर्नल किसी का सगा नहीं है। जैसे ही कर्नल को बड़े हीरे की भनक लगती है, वह सोलोमन और डैनी को धोखा देने की योजना बनाता है। हालात बिगड़ते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी अफरातफरी में सोलोमन मौका पाकर उस जगह तक पहुंच जाता है जहां बच्चों को सैनिक बनाया जा रहा होता है। वहां उसकी मुलाकात डिया से होती है। डिया पहले उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन थोड़ी देर बाद पिता को देखकर टूट जाता है। सोलोमन किसी तरह डाये को वहां से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ डैनी कर्नल को रोकने की कोशिश करता है। वह समझ जाता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरी लड़ाई में डैनी घायल हो जाता है। मरने से पहले वह सोलोमन को हीरे की जगह बताता है और कहता है कि अब यह हीरा बच्चों और बेगुनाहों की जिंदगी बदल सकता है। डैनी वहीं दम तोड़ देता है। सोलोमन अपने बेटे के साथ सुरक्षित जगह पहुंचता है। मैडी अपनी रिपोर्ट पूरी दुनिया तक पहुंचाती है, जिससे ब्लड डायमंड्स की सच्चाई सामने आती है।